नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री आवास में त्रिवेंद्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें पेट्रोल, डीजल और शराब के दाम बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। प्रति लीटर पेट्रोल अब 2 रुपए और डीजल 1 रुपए महंगा हो गया है। वहीं देसी शराब से लेकर विदेशी शराब की प्रति बोतल पर 20 रुपए से लेकर 475 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। वहीं बाहर से उत्तराखंड का रुख करने वाले प्रवासियों के रोजगार और आजीविका के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर मुहर लगी है। इसमें प्रवासियों को MSME के रूप में निर्माण क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक ऋण 20 से 25% अनुदान के साथ दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रवासी लोगों की व्यवस्था के लिए ग्राम प्रधानों को होम क्वारंटाइन के लिए भी कई अधिकार दिए गए हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय में हम लोग एक नियमावली लेकर आए हैं, नियमावली 2020। इसमें जो हम लोगों ने, चूँकि राज्य में वर्तमान में जो राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून संचालित है, इसमें MBBS, MD और MS पाठ्यक्रमों का जो अगला नेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं, हेमवती नंदन चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम में एक छोटा सा संशोधन लेकर आए हैं। जो हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की नियुक्ति की अधिकतम सीमा वो 65 वर्ष थी कुलपति की, उसको 70 वर्ष किया जाना, ये मंत्रिपरिषद ने विज्ञान नियमावली के अंतर्गत था कुछ संशोधन, वो हमने रिफर किया है। जो नेक्स्ट हमारी कैबिनेट होने वाली है अगले 3-4 दिन के अंदर, उसमें आएगा। कृषि विभाग में मैं पहले बता चुका हूं, इसमें कुछ बताना नहीं है। कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम 2017 हमने यथावत लागू किया। उत्तराखंड में आने वाली यात्रियों की श्रृंखला अब शुरू हो चुकी है। हाल ही में राजस्थान से 219 यात्री उत्तराखंड पहुंचे थे। वहीं देर रात गुरुग्राम से भी एक बस में सवार 31 यात्री भी उत्तराखंड के प्रवेश द्वार नारसान पहुंचे, जहां प्रशासन की तरफ से मौजूद मेडिकल टीम ने सभी प्रवासियों का मेडिकल परीक्षण किया, जिसके बाद इन यात्रियों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। बस द्वारा लौटे यात्रियों ने इस मौके पर उत्तराखंड सरकार का आभार जताया है। यात्रियों का कहना है कि इन लोगों ने उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गई वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसके बाद इन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराया गया और इसी वजह से वो अपने घर तक पहुंच पाए हैं। तो रुड़की में कुछ प्रवासी मजदूर पहुंचे, कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर फंसे हुए थे, वो भी पहुंचे हैं। ऐसे में लगातार ये सिलसिला जारी है। मेडिकल टीम वहां पर मौजूद है। प्रशासन की मौजूदगी में मेडिकल टीम लगातार इनकी जांच कर रही है और जांच करके सभी को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। तो करीब 219 लोग राजस्थान से पहुंचे। 31 लोगों को लेकर एक बस गुरुग्राम से रुड़की पहुंची, जहां पर मेडिकल परीक्षण के साथ साथ इनके खाने पीने की व्यवस्था भी करवाई गई है और इनको होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। किया है और मैं गुड़गांव में फंसी हुई थी। काफ़ी टाइम हो गया मुझे गुड़गांव में फंसे हुए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 1 मंथ मैं गुड़गांव में थी और मतलब हम लोगों ने रजिस्टर करवाया था उत्तराखंड की साइट पे। उसके बाद मुझे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था एंड मतलब आज मुझे पता चला कि आज बस जाने वाली है। तो मैं बस स्टैंड पहुंची एंड लाइक मैंने देखा कि बसें जा रही हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिए। 31 लोग हैं जो गुड़गांव से आ रहे हैं और ये सारे हरिद्वार जनपद के हैं, कुछ रुड़की के हैं, कुछ हरिद्वार के हैं। तो आज ये यहाँ पे पहुँचे हैं उत्तराखंड सरकार के माध्यम से। इनकी अभी स्क्रीनिंग चल रही है। स्क्रीनिंग के बाद इनको अगर कोई भी सस्पेक्टेड नहीं निकलता है तो उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। 14 दिन ये होम क्वारंटाइन में रहेंगे। सपोज अगर कोई भी सस्पेक्टेड निकलता है तो उनको या तो आइसोलेशन में रखा जाएगा या फैसिलिटी क्वारंटाइन में। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अरशद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं रुड़की से। अरशद, कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं, कुछ प्रवासी मजदूर, कुछ प्रवासी कामगार, क्या कहना है इन लोगों का? क्या कोई दिक्कत हुई नहीं पूरे रास्ते में, या आगे अब जो सुविधा की गई है सरकार की तरफ से, वो कैसा आप महसूस कर रहे हैं वापस अपने घर लौटकर? हाँ बिल्कुल काजल, आपको बता दूं कि जिस तरह से उत्तराखंड में अब लोगों की वापसी शुरू हो चुकी है, जो लोग ऑनलाइन उत्तराखंड सरकार से गुहार लगा चुके हैं, अभी हाल में ही जहां 219 लोगों को उत्तराखंड में लाया गया था, वहीं 31 प्रवासी को और प्रवेश कराया गया है।
हालांकि नारसन की अगर बात करें, जो कि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माना जाता है, यहाँ पर इनको रोडवेज की बस द्वारा लाया गया और इनकी जांच भी की गई। अब जांच के बाद इनको अपने अपने घर भेजा गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा है, इनको हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। खाने का, पीने का सभी व्यवस्था इनकी प्रशासन द्वारा की गई है। कि लोगों से हमने बातचीत की तो उनका कहना है हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और सरकार द्वारा जिस तरह से भी कार्य किए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और इन लोगों को कोई असुविधा इस बीच में नहीं हुई। जी अर्शद, क्या इन लोगों में कोई संक्रमित पाया गया है? फिलहाल अगर बात की जाए, नारसन में 31 जो ये प्रवासी बाहर से आए हैं, इसमें कुछ रुड़की के, कुछ हरिद्वार के थे। इनमें ऐसा कुछ संक्रमित नहीं पाया गया। हालांकि इनकी स्क्रीनिंग की गई है, उसके बाद इन्हें होम क्वारंटाइन भी किया जाएगा और 14 दिन के लिए इनको घरों में ही रखा जाएगा। रिपोर्ट इनकी बना दी गई है, जहां इन्हें पहुंचना है वहां पर प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके आधार पर एक जांच इनकी और की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो नारसन में ऐसा कोई मामला सामने आया है जो कोई संदिग्ध या किसी तरह की किसी में कोई बीमारी पाई गई हो। अर्शद, अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में कितने ऐसे अप्रवासी मजदूर हैं जो अब तक अपने घर तक पहुंच चुके हैं? देखिए, 219 जो लोग थे वो हाल में ही पहुंचे थे। नारसन बॉर्डर की अगर बात करें तो 31 लोग ये पहुंचे हैं। तो अगर अब बात की जाए, लगभग 250 के करीब लोग यहाँ पर अभी तक पहुंच चुके हैं। हालांकि और अलग अलग उत्तराखंड में बॉर्डर हैं, अलग अलग जगह से भी लोग उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं। अभी ये कहना मुमकिन नहीं कि कहां से कितने लोग प्रवेश कर रहे हैं। बात अगर उत्तराखंड प्रवेश द्वार नारसन की जाए तो यहाँ से 250 के लगभग लोग जो है उत्तराखंड पहुंचे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अर्शद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रुड़की प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुग्राम से 31 प्रवासी श्रमिक यहां पहुंचे हैं, कुछ कामगार पहुंचे हैं और वो सरकार का धन्यवाद भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया था और इसीलिए वो सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें सही सलामत उनके घर तक पहुंचा दिया गया है। पौड़ी के चंबा थाना प्रभारी सुंदरम शर्मा का पत्रकारों से अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां थाना प्रभारी ने संवाददाता को थाने से बाहर निकलने और गिरफ्तार करने की धमकी दी है। इस दौरान कई पत्रकार मौजूद थे। वहीं थाना प्रभारी के खिलाफ एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक विवाहिता की मौत पर थाने से जानकारी लेने पत्रकार पहुंचे थे, जहां सवालों का जवाब देने के बजाय थाना प्रभारी ने पत्रकार को धमकी दी है। तो पौड़ी का एक पूरा मामला है जहां पर चंबा थाना प्रभारी की गुंडागर्दी देखने के लिए मिली है। सवाल पूछने पर पत्रकार से अभद्रता की, थाने से निकलने और गिरफ्तार करने की धमकी दी है। तो पत्रकार ने एसपी से मामले की शिकायत की है, मदद की गुहार लगाई है। तो एक महिला की मौत के सिलसिले में कुछ सवाल करने के लिए पहुंचे थे। ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी भगवान सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भगवान सिंह, ये पूरा मामला किस तरह से है? काजोल, मैं आपको बता दूं, ये जनपद टिहरी गढ़वाल का ये मामला है और टिहरी गढ़वाल में अभी हाल ही में लगातार 2 घटना हो चुकी है। दहेज उत्पीड़न में 2 बहुओं की जान जा चुकी है, फांसी लगा के कहा जा रहा है। अभी साक्ष्य से बताने की आत्महत्या है या हत्या है। तो इसी संबंध में हम लोग, मेरे साथी लोग, एक उत्तराखंड जागो उत्तराखंड के संपादक है आशुतोष नेगी जी और मेरा और एक मोहन है जो पत्रकार है, वो भी वहाँ पे पहुंचे। तो हमने उनसे यही पूछा कि आप जो ये है चंबा में हुआ ये घटना घटी है, कि इस घटने की थोड़ा सा हमें जानकारी बता दीजिए। तो साफ काजोल, उनका कहना यह है कि जो वहाँ पे सुंदरम शर्मा है, जो उनका अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक महिला के साथ अब घटस्थ का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, जब जनपद के यहाँ के इतने तमाम बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे है, तो इनका इस तरह से हमारे साथ मीडिया कर्मियों के साथ दुरुपयोग जब सामने नजर आया कैमरे में, वो जो आपको जो विजुअल आप देख रहे होंगे वो कैमरे के हमारे ऑन द वैसे रिकॉर्ड है, अगर नहीं तो हम उनको फेस दिखाते। लेकिन उनका सबसे कहने का यही है कि आप कौन होते हैं हमें पूछने वाले। आपका उनके तमाम वहाँ पे सबसे बड़ी अधिकारी जो सीओ थी वहीं पे बैठी थी, लेकिन उनका कोई बात नहीं समझी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जो पत्रकारों को साथ जो खाकी का ये रोग है, तो कहीं ना कहीं उसमें है। इसी के बाद जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो एसएसपी
टीडी से हमने फोन किया, लेकिन फोन उन्होंने पिक नहीं किया। जिसके बाद वहां पे हमने उनको आला अधिकारी को बताया, तो उसके बाद हमने लिखित एक शिकायत, जो पत्र आप देख रहे होंगे, लिखित पत्र हमने उनको दे चुके हैं वरिष्ठ अधिकारी के नाम से। लेकिन अब देखना ये होगा, और वहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण जो लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनका साफ कहना है कि ये अधिकारी यहाँ पे नहीं रहेगा, और जिस दिन लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद हम इस कर्मचारी के खिलाफ जुलूस निकालेंगे। और ऐसा कर्मचारी पहले भी ये सुर्खियों में टीडी जनपद में रहता था, और वहीं से भी इसके बाद चंबा थाने में इनको ट्रांसफर कर दिया गया था, तो उसके बाद इनका सुर्खियों में आना तावजी है। पहले भी पत्रकारों के साथ भगवान इनका सिंह एसपी इस से तरह से शिकायत की गई है, क्या कोई आश्वासन मिला है उनकी तरफ से? जी बिल्कुल काजल, मैं आपको बता दूं, मैंने खुद यहाँ के उत्तराखंड के डीजीपी अनिल रतूड़ी से बात की, तो तमाम उनकी बात सुनने के बाद मेरे को वहां से एसएसपी का, पीआरओ का, थपलियाल जी का फोन आया कि आप प्रार्थना पत्र लिखित शिकायत कर दीजिए। लेकिन शिकायत तो कर दिया है, लेकिन अब क्या सूत्रों से ये खबर मिली है कि इनका बड़ा अधिकारी कोई भाई है जो इनको बता रहा है कि मेरे अपने भाई आईएएस के कारण से, इनको आईपीएस और उनका भाई है कोई अधिकारी का, जिसके कारण से पत्रकारों के साथ इस तरह से बरियार किया जाता है। काजोल, यानी भगवान ये कह सकते हैं कि जो पोस्ट है उसका रौब दिखा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल भगवान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पौड़ी का ये पूरा मामला है जहां पर चंबा थाना प्रभारी की गुंडागर्दी देखने के लिए मिली है। सवाल पूछने पर पत्रकार से अभद्रता की है, और इतना ही नहीं, थाने से निकलने और गिरफ्तार करने की धमकी तक दे डाली है। हालांकि इस पूरे मामले पर पत्रकार ने एसपी से इस पूरे मामले की शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। डोईवाला के जॉली ग्रांट का देहरादून हवाई अड्डा अब किसी भी तरह की परिस्थिति और संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। देहरादून हवाई अड्डा कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण पिछले 40 दिन से हवाई यातायात के लिए पूरी तरह से बंद है, लेकिन अब कोरोना का असर उत्तराखंड में कम हुआ है, जिस कारण देहरादून हवाई अड्डा अब सरकार के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहा है। एयरपोर्ट की अति आवश्यकता एयर सेवा लॉकडाउन के दौरान खुली रहेगी। तो अभी देश में किसी भी तरह से हवाई सेवा बहाल नहीं की गई है, लेकिन राज्य का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हर तरह की गतिविधि के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक डीके गौतम ने बताया है कि कोरोना आपदा को देखते हुए हवाई सेवा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेश के बाद ही एयरपोर्ट की गतिविधियां संचालित होंगी। एयरपोर्ट अब एक बार फिर से संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरे एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया जा चुका है। सफाई कर्मी लगातार पूरे एयरपोर्ट की सफाई कर रहे हैं। किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए, संचालन के लिए जो हवाई अड्डा है वो पूरी तरह से तैयार अब हो चुका है। तो आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है और पूरे एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है। देहरादून का यह हवाई अड्डा और पूरे राज्य का सबसे बड़ा हवाई अड्डा यही है, जो कि 40 दिन से लॉकडाउन की वजह से पूर्णतः बंद है। उन सब से हमने वार्तालाप करके डिसाइड कर लिया कि हमें क्या क्या एक्शन लेना है। जैसे कि पहले हमारे एयरपोर्ट पे बिल्डिंग बहुत छोटी है और पैसेंजर बहुत ज़्यादा होते थे। अब हमने उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, उसके लिए हमने सबसे डिस्कस कर लिया है। चेक इन काउंटर हैं, या हमारे सिक्योरिटी एरिया हैं, या हमारे एंट्रेंस गेट है, या अराइवल है, या बस में जिसमें जाना है वहाँ है, या सीढ़ियाँ हैं, सब जगह के लिए। दूसरा, अंदर जो एयरपोर्ट के अंदर सुविधाएँ हमारी होती हैं कंसेशनर, जैसे कि आपकी चाय पान की दुकानें हैं या और रिटेल की दुकानें, उनको कैसे खोलना है, क्या करना है, और हमारा कार पार्क एरिया में कैसे मेंटेन, इन सब के ऊपर हमने काफ़ी विस्तृत चर्चाएँ हमने की हैं। और जैसे ही जब सरकार की तरफ से हमें एक हरी झंडी मिलेगी, फ्लाइट ऑपरेशन चालू होने वाले हैं, हम उन सब चीज़ों को अपनी साइट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी को एक सुरक्षित यात्रा यहाँ से दे पाएंगे, विद जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस उसको फॉलो करते हुए। उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान फंसे जम्मू कश्मीर बारामूला के 36 प्रवासी मजदूरों को आज उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। पिछले 45 दिनों से प्रशासन ने इन मजदूरों को विकासनगर के हबटपुर में क्वारंटाइन में रखा हुआ था, जिसके बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी, स्थानीय विधायक की मौजूदगी में सभी मजदूरों को एक बस में बिठाकर जम्मू कश्मीर के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं इस मौके पर घर पहुंच जाने की खुशी में सभी मजदूरों ने उनकी घर वापसी के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ स्थानीय प्रशासन का आभार प्रकट किया। तो वहीं बहुत से लोग के क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में फंसे होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि प्रवासी मजदूरों की अगली घर वापसी कब होगी।
तो लॉकडाउन में जम्मू कश्मीर के 36 मजदूर फंसे हुए थे। सभी को उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। सभी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और जब उनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया है तो अब उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो मजदूर हैं वो काफ़ी खुश भी नजर आए हैं। सरकार और प्रशासन के प्रति आभार भी प्रकट कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में अभी भी अलग अलग क्षेत्रों में कई मजदूर फंसे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि अगली जो घर वापसी है मजदूरों की वो कब होने वाली है। डोईवाला के साथ ही राज्य और देश भर में बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि ने काफी नुकसान कर दिया है। सबसे ज्यादा किसानों की फसल जहां इस बेमौसम की बारिश की भेंट चढ़ गई है, तो वहीं गेहूं की फसल भी बर्बाद होने से किसानों को भारी और आर्थिक नुकसान हो रहा है। सरकार ने उन किसानों की आर्थिक मदद देकर उनकी खराब हो चुकी फसल के नुकसान की भरपाई भी की है। तो डोईवाला क्षेत्र में बेमौसम बारिश लगातार हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है। गेहूं के साथ साथ बागवानी की जो फसलें हैं वो भी काफ़ी ख़राब हो रही हैं। आम और लीची की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसान बेहद चिंतित हैं। उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन भी उन्हें दिया जा रहा है। तो खराब फसलों का सर्वे कराकर कई किसानों को आर्थिक मदद और फसल के चेक प्रदान किए गए हैं, लेकिन अभी भी तमाम किसान मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि कई किसानों को तो मुआवजा मिल चुका है, लेकिन सैकड़ों और हजारों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं मुआवजे का। आप देख सकते हैं बारिश और ओलावृष्टि से जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, बागवानी की भी, और जो गेहूं की फसल है वो भी खराब हो रही है। भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण डोईवाला क्षेत्र के तमाम किसानों की जो है कई फसलें ख़राब हुई हैं। अगर मुख्य फसल की अगर हम बात करें तो वो बागवानी की फसल है। आम और लीची की फसल ख़राब हुई है। इसके अलावा गेहूँ भी काफ़ी मात्रा में ख़राब हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से मुआवजा देने की बात की जा रही है। कई लोगों को जिनकी फसल ख़राब हुई उनको राहत के चेक भी मिल चुके हैं उनकी फसल के मुआवजे के रूप में। और डोईवाला एसडीएम लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अगर जिस किसान की फसल ख़राब हुई है तो वो तहसील में आकर अपनी शिकायत दर्ज करा दे, ताकि पटवारी के माध्यम से उसकी फसल का सर्वे हो सके। तो हम कह सकते हैं इस बार बेमौसम की बारिश ने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया है, तो वहीं किसान भी आर्थिक नुकसान झेलने को मजबूर हुआ है। राजकुमार अरोड़ा, टाइम न्यूज़। लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके गृह जनपदों में भेजे जाने की प्रक्रिया के तहत मसूरी से लगातार रोज 70 से 80 लोगों को उनके घर भेजा जा रहा है। मसूरी एसडीएम वरुण चौधरी और एसआई सूरज कांडरे ने बताया है कि मसूरी में गृह जनपद जाने वाले लोगों की दस्तावेज की जांच लगातार की जा रही है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है और लोगों को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में विभिन्न गाड़ियों से पुलिस के माध्यम से भेजा जा रहा है, जहां पर इन लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण कर विभिन्न बसों से उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली के लिए रवाना किया जा रहा है। उन्होंने आगे ये कहा है कि उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के साथ अन्य राज्यों के लोगों को भी भेजने का काम किया जा रहा है। एसडीएम वरुण चौधरी ने कहा है कि पिछले 4 दिनों से लगातार रोज 70 से 80 लोगों को उनके जनपद गृह में भेजने का काम किया जा रहा है और वो लोगों के घरों में जाने से पहले विभिन्न जनपदों के प्रशासन के अधिकारी उनके जांच कर उनके घरों तक भेजने का काम कर रहे हैं। तो मसूरी में रोजाना लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को घर भेजने की कवायद तेज हो गई है। 70 से 80 लोगों को घर भेजा जा रहा है, उनका मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी क्षेत्र हैं उनके जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके पुलिस की निगरानी में उन्हें घर भेजा जा रहा है। जो क्वारंटीन के रूल्स हैं वो हमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से मिलते हैं, तो जैसे नियम हमें मिलते हैं हम उनका पालन कर रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की आवश्यकता होगी तो इंस्टीट्यूशनल कराया जाएगा, अगर होम क्वारंटीन की आवश्यकता होगी तो होम क्वारंटीन कराया जाएगा। क्वारंटीन भी जो है एक प्रिवेंटिव मेजर है, प्रिकॉशनरी मेजर है और हमारी प्रायोरिटी यही है कि जैसे अभी तक मसूरी में टोटल नंबर ऑफ पेशेंट 0 है, जब तक पूरा कोरोना वायरस का अभियान जो है ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम इसे 0 ही रखेंगे। ऑनलाइन पासेस इशू हो रहे हैं और ऑफलाइन के लिए हम यहाँ पे जैसे निःशुल्क मेडिकल कैंप भी लगाया हुआ है हमने एसडीएम कार्यालय में। तो मेरा अनुमान ये है कि 70 से 80 लोग जो हैं औसत पे
हमारे सब डिवीज़न से बाहर जा रहे हैं, पर इन सब लोगों का मेडिकल करा के भेजा जा रहा है और ये इंश्योर कराया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बाहर जाए जिनमें कोई लक्षण हो या जिनका टेम्परेचर अबनॉर्मल हो। जो यात्री हैं उनको अंतरजनपदीय या अंतर्राज्य लोगों को बाहर निकालने की मुहिम में आज जो है कि मसूरी क्षेत्र से 20 टिहरी निवासियों को देहरादून में महाराणा प्रताप स्टेडियम में भेजा गया, जिनको वहां से संबंधित जिलों में भेजा गया। इस हिसाब से इससे पहले चमोली जिला, उत्तरकाशी जिला और टिहरी जिले इससे पहले भी एक बार भेजा गया है। तीन जिले के लोगों को भेजा गया और बाहर। और ज़्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सुनील सोनकर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, मसूरी में रोजाना लोगों को भेजा जा रहा है, कैसी व्यवस्था है मसूरी में? अगर मसूरी की व्यवस्था की बात करी जाए तो यहाँ पर एवरेज 70 से 80 लोग को रोज अपने जनपद गृह में भेजा जा रहा है और इसको लेकर खुद एसडीएम मसूरी वरुण चौधरी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके द्वारा यहाँ पर पास दिया जा रहा है, अनुमति पत्र यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर एक स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम एसडीएम कार्यालय पर तैनात की गई है, जो इनका स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर रहे हैं, इनकी पूरी डिटेल यहाँ पर लेने का काम कर रहे हैं और इनको पुलिस के माध्यम से पहले देहरादून रायपुर जो स्टेडियम है वहां पर भेजा जा रहा है, जहां पर एक बार फिर इनका स्वास्थ्य प्रशिक्षण होगा और इनका जो जनपदीय क्षेत्र है वहां पर जौन सी बसें होगी उनके माध्यम से इनको उनके जनपद गृह में भेजा जाएगा। और जब ये अपने घर की तरफ रवाना होंगे तो वहां का जो प्रशासन होगा वो भी एक बार इनका स्वास्थ्य प्रशिक्षण करेगा और इनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। जी बिल्कुल सुनील, जो वहाँ के प्रवासी मजदूर हैं, जो कामगार हैं, क्या वो इस व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी देखिए, अगर कामगार की बात करी जाए तो क्योंकि अभी जो उत्तराखंड के अंदर के जिले हैं वहीं पर भेजने का काम किया जा रहा है, ऐसे में जो बाहर राज्य है, खासकर अगर बिहार की बात करी जाए या उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो वहां पर अभी जो मजदूर है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। ऐसे में हमारी एसडीएम वरुण चौधरी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इनको लेकर भी अब एक प्लान के तहत काम किया जा रहा है, पूरी डिटेल इनकी ली जा रही है और दूसरे राज्यों के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात की जा रही है और एक सिस्टम के तहत इनको भेजने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी बिल्कुल सुनील, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मसूरी में रोजाना 70 से 80 लोगों को उनके घर भेजा जा रहा है, लेकिन जो दूसरे राज्यों के मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं उनकी अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, जल्द ही उनकी व्यवस्था भी जल्द की जाएगी। जोशीमठ बर्फीले बुग्यालों में गश्त कर रहे नंदा देवी नेशनल पार्क के बफर जोन में मुस्तैद हैं वनकर्मी गश्ती दल। पहली बार दल में महिला वनकर्मी भी शामिल है। दुर्लभ कसूरी मृग हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए ये पेट्रोलिंग की जा रही है। मलारी, गौरसो, कुआरी पास आदि जगहों में वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। बड़ी बात यह है कि इस गश्ती दल में नंदा देवी नेशनल पार्क की महिला वनकर्मियों को टीम में पहली बार पेट्रोलिंग में शामिल किया जा रहा है। ये दल कहीं कहीं पर ग्लेशियर के ऊपर टीम पेट्रोलिंग का काम कर रही है। 3200 से 4000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वन विभाग की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। आप देख सकते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क के बफर जोन में वनकर्मी मुस्तैद हैं। गश्ती दल में पहली बार महिलाएं शामिल हुई हैं। तो महिला वनकर्मी पहली बार गश्त दल में शामिल हुई हैं और करीब 3000-4000 मीटर की ऊंचाइयों पर ये पहुंचे हुए हैं और चारों तरफ गश्त लगा रहे हैं। जोशीमठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं नंदा देवी नेशनल। लॉकडाउन देखते हुए ज़्यादातर अवैध आखिट और अवैध पातन के संबंध में हम लोगों को ज़्यादा गश्त की जा रही है। क्षेत्र में हाई एल्टीट्यूड एरिया में पूरा स्टाफ हमारा जगह जगह पर टोली बना करके गश्त कर रहा है और इसमें हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क का मलारी क्षेत्र और लाता क्षेत्र और गौरसो क्षेत्र में विशेषतर हम लोग जो। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।